Good morning students. Today we are going to study something about irrigation methods, but still there is something that I want to explain you about fertilizer and manure. Fertilizers, difference between fertilizer and manure is asked in the examinations several times. So let's study something about fertilizer is a man-made inorganic salt. Manure is a substance obtained by decomposition of cattle, dungs and plants. तो पहली बात ये है कि भाई फर्टिलाइज़र किसने बनाया? मैन-मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट कह सकते हैं हम उसको. और मैन्योर को क्या कहेंगे हम? मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड, ऐसे ही सब्सटेंस जो हमें किसी चीज़ के सड़ने से किसके सड़ने से? कैटल का जो डंक होता है और प्लांट के जो रेसिड्यूज़ होते हैं वो जब सड़ गल जाते हैं तो वो बनता है मैन्योर. और फर्टिलाइज़र को हम फैक्ट्री में बनाते हैं, मैन्योर को हम फील्ड में ही बनाते हैं. फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. अब फर्टिलाइज़र से क्या होगा कि भाई सॉइल के अंदर जो ह्यूमस आता है, यानी कि जो एकदम वो क्या कहते हैं, पानी वाला तत्व जो कहते हैं ना, उस तरीके का एकदम जो होता है वो उस फर्टिलाइज़र को ऐड करने से नहीं आता है. लेकिन मैन्योर प्रोवाइड्स अ ह्यूमस टू द सॉइल. उसके अंदर ह्यूमिडिटी तुमको देखने को मिलेगी अगर तुम मैन्योर प्रोवाइड करोगे तो. फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो ये जो तीन चीज़ है उसमें फर्टिलाइज़र का बहुत ही ज़्यादा काम होता है. वो बहुत ही ज़्यादा रीच होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया. और मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. अब प्लांट्स के अंदर है ना, देखो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती नहीं है या इतना ज़्यादा तत्व प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से हम क्या है, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स. यानी कि इसका मतलब समझ में आया? मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस, यानी कि उसके अंदर इतने ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या तो फिर बाद में पोटेशियम नहीं होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. 1.1 गिव्स अ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर. द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर. Advantages of manure. The organic manure is considered better than the fertilizer. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. In the increase the number of friendly microbes, improves the texture of the soil. अब मैन्योर क्या क्या करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सॉइल की, वो उसको एकदम पोचा बनाता है ताकि जो गैस नीचे अंदर की ओर जानी हो या अंदर से बाहर आनी हो तो उसके लिए कुछ जाने की स्पेस बने. वो माइक्रोब्स, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, वो बढ़ाता है उसके अंदर मैन्योर. और इम्प्रूव्स द टेक्सचर. उसके सॉइल का जो कलर होता है या टेक्सचर होता है उसको वो एकदम ही चेंज कर देता है. फिर इरिगेशन पे आते हैं. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. अभी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है कि भाई ग्रोथ, देखो इरिगेशन यानी क्या है कि भाई सिंचाई के अंदर क्या होता है? ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए, अच्छे से डेवलपमेंट हो तो और वो बढ़े तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है. वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट. अब वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वहाँ पे. अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब. खाली पानी नहीं उसमें सोखता है, उसके साथ साथ में वो क्या भी सोखता है? मिनरल्स और जो फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, वो भी उसी के साथ ही जाते हैं. एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब, वो उसके अंदर पानी में एब्जॉर्ब होंगे.
यानी ज़मीन में, सॉइल में एब्जॉर्ब होंगे और वहाँ से वो डायरेक्टली प्लांट खींच लेता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। वाटर इज़ इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है कि भाई सीधी सी बात है, कोई भी सीड है उसको ग्रोथ करना है तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, या तो थोड़े से पानी की ज़रूरत हो सकती है। ड्राई कंडीशन में अगर उसको आप रण में रख दो और वहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी नहीं है, पूरा ड्राई है, तो वो चीज़ उगेगी ही नहीं। ठीक है, आप ऐसे ही अगर किसी प्लांट को देखना कि छोड़ दोगे किसी सीड को हवा में, तो वहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो फिर उसके अंदर से प्लांट का स्प्राउट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पानी वाला क्या कहते हैं कपड़ा लो और उसके अंदर डाल के उसको क्या कहते हैं पूरी तरीके से ढक दो, तो क्या होगा कि उसके अंदर से स्प्राउट्स निकलेंगे, और जो वो स्प्राउट्स होंगे वो ड्यू टू वाटर कंटेंट जो हमने उसके जो क्या कहते हैं उसका जो क्लोथ होता है उस पर थोड़ी सी जो ह्यूमिडिटी थी, उस ह्यूमिडिटी की वजह से उसके अंदर ग्रोथ होता है स्प्राउट्स का। तो प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। अब पानी 90% पानी वाटर के अंदर होता है, अरे इसमें प्लांट के अंदर 90% पानी होता है। वाटर इज़ इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब पानी मिलेगा तो जर्मिनेट होंगे सीड्स, यानी अंदर से बाहर निकलेंगे स्प्राउट्स। तो न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट। अब उसके अंदर जो डिज़ोल्व है, समझ लो कि चलो आपको ड्राइंग करके थोड़ा समझा देता हूँ कि ये ट्री है। अब ये ट्री के यहाँ पे जो रूट्स हैं, ठीक है, अब ये रूट्स में क्या होता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, समझ लो। तो इसको अगर हमें कलर कर सकता तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं, चलो समझ लो कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये इसके अंदर गया, लेकिन ये वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर डिज़ोल्व गया है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ में फॉस्फोरस N, P और K, समझ लो ये तीनों चीज़ इसके अंदर डिज़ोल्व है। अब ये इसके अंदर गई तो यहाँ से रूट्स के थ्रू ये ऊपर जाएगा, ऊपर से होते हुए हर एक ब्रांचेस में जाएगा, और ये ब्रांचेस से होते हुए जो एक लीफ होगा वो लीफ तक जाएगा। ठीक है, अब वो जो लीफ है समझ लो उस पे गया, एक लीफ में वहाँ पे फूड प्रिपरेशन होगा और वो वहीं पे स्टोर हो जाएगा। तो ये लोग जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, वाटर इज़ इसेंशियल, न्यूट्रिशन डिज़ोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ध्यान दीजिए, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो ये था, डिज़ोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। अब वाटर हमें किस चीज़ से बचाता है, फ्रोस्ट यानी कि समझ लो कि बहुत ज़्यादा आपका सर्दी हो रही है तो ये फ्रोस्ट से हमको बचाएगा, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हॉट एयर आती है जो लू हम कहते हैं, उससे हमें पानी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। अगर किसी भी चीज़ के लिए टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, किसी भी चीज़ में मॉइस्चर हमें अगर बचाना है, क्योंकि उसका हेल्दी ग्रोथ हो क्रॉप का इन द फील्ड, हैव टू बी वाटर रेगुलरली, तो उसे पानी की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल कैन इज़ कॉल्ड इरीगेशन। द वाटर यानी कि जो सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स पहुंच रहा है एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि समझ लो हर रोज़ आपको पानी देना है, तो या तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना है, तो वो रेगुलर इंटरवल हो गया। तो उस रेगुलर इंटरवल पे कोई भी क्रॉप है, जैसे कि वो जो पैडी का फील्ड था हमने देखा था पिछली बार, तो वैसे पैडी के फील्ड हैं या कोई भी बड़े बड़े फील्ड्स हैं उनमें इरीगेट होता है। क्रॉप्स लिखा है, याद रखना, वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, उसे सिंचाई कहते हैं, उसे इरीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। देखो ध्यान दो कि हर क्रॉप को इक्वल अमाउंट में पानी नहीं चाहिए होता है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो पानी के साथ साथ, यानी समझ लो किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, तो वो क्रॉप पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना पानी की ज़रूरत है।
सॉइल टू सॉइल, या तो फिर वो ज़मीन पे भी डिपेंड करेगा कि कितना ज़मीन के अंदर सोखने की शक्ति है, उस पे डिपेंड करेगा, या तो फिर सीजन्स में कि भाई चलो समझ लो सर्दी में थोड़ा कम पानी यूज़ होगा, गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होगा। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई। अब हम यहाँ से पानी डाल रहे हैं गर्मी में, तो आधा तो इवापोरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर इन समर। समर में पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। वाई इट इज़ सो? Could it be due to increasing rate of evaporation of water? देखा मैंने बात की थी ना, पहले ही बता दिया आपको evaporation होगा। तो ये evaporation की वजह से होता है for the soil and the leaves। उनके जो leaves होते हैं, leaves में से भी जो ऑक्सीजन निकलता है उसमें से भी evaporate हो जाता है पानी थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि देखो प्लांट्स के जो leaves में पानी पहुंचा है, वो leaves का जो पानी है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए थोड़ा यूटिलाइज तो करेगा, लेकिन जो एक्सेस ऑफ वाटर भी बच गया ना, तो वो भी लीव्स से इवापोरेट हो जाता है। तो इसलिए देखना कि जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डेंस प्लांट्स हैं तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो क्यों? क्योंकि वहीं से हमारा इवापोरेशन भी हो रहा है और वहाँ का एनवायरनमेंट कूल है, उसकी वजह से बारिश ज़्यादा होती है। आई एम वेरी केयरफुल this year about watering the plants. Last summer my plant dried up and died. पिछली बार क्या हुआ था, मेरा प्लांट सूख गया था। तो इस बार मैं पानी देने के मैटर में बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ऐसा बोजो बोलता है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, अब बोजो कह रहा है कि भाई सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कौन कौन से ऐसे, नहीं चलो इरिगेशन पे ही आए हैं ना हम लोग। अब हम समझते हैं कि भाई ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, वाटर इरिगेशन आर, चलो पानी कहाँ कहाँ से मिलता है वो बताओ मुझे। तो पहले इन्होंने बोला है वेल में से मिल जाता है। ट्यूबवेल क्या है? ट्यूबवेल एक ऐसे बड़ी सी पाइप होती है, मोटर नीचे की साइड ज़मीन में एकदम नीचे की ओर होता है, जैसे आज की डेट में बोरिंग्स होते हैं वैसा, लेकिन पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। और एक ऐसा थोड़ा पॉन्ड टाइप का थोड़ा बनाया होता है, वो पॉन्ड टाइप का यानी छोटा सा पॉन्ड टाइप होता है जिसमें से पानी जाता है, फिर वहाँ से थोड़ा पाथ दे दिया जाता है। समझ लो मैं आपको ड्राइंग करके ही बता देता हूँ कि समझ लो ये इतनी बड़ी पाइप है, ये पाइप से वाटर ड्रेन हो रहा है और ये इसमें कलेक्ट हो रहा है। अब ये जो कलेक्टेड वाटर है वो उसका हमने नाली जैसा बनाया है और हर एक जगह पे ये इसका पानी जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने प्लांट्स लगाए होंगे वहाँ पे ये जाएगा, इरीगेट होगा। तो इस तरीके से वो वर्क करेगा। ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, डैम है और कैनाल है। उसी तरीके से ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशंस में अगर हम लोग जाएंगे तो ट्रेडिशनली मेथड ऑफ इरिगेशंस में हम जाते हैं तो द वाटर अवेलेबल इन द वेल एंड कैनल इज़ लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स in different regions for taking to the field. Cattle and human labor is used in this method, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are मोट चेन पम्प, पुली सिस्टम भी है और चेन पम्प भी है। देखो मोट के बारे में अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि देखो ये जो आदमी है वो वेल में से पानी निकाल रहा है और उसको जस्ट फेंक रहा है, वापस से पानी निकाल रहा है, फेंक रहा है। तो ये जो चैनल इसने बनाया हुआ है, तो ये चैनल कहाँ तक जाएगा? जहाँ जहाँ प्लांट्स हैं है ना, उस साइड तक जाएगा और वहाँ से इतना छोटा छोटा निकाल दिया होगा। तो समझ लो कि वहाँ पे ये खड्डा खोदा हुआ है, तो ये खड्डे में यहाँ से पानी आया, फिर बाद में यहाँ जाएगा, फिर यह जाएगा। ऑटोमेटिकली वो क्या है कि सब जगह पे ऑटोमेटिकली जो चैनल्स के थ्रू पानी जाएगा और ट्रीज़ तक पहुँच जाएगा, या क्रॉप्स तक, ये जो छोटे छोटे क्रॉप्स हैं उन तक पहुँच जाएगा, ठीक है। चेन पुलिंग में क्या होता है? चेन पुली में देखो ये जो पुली दी गई है हमारी, इसी पुली में नीचे की साइड पे एक बाल्टी यहाँ पे लगती है, उसी तरीके से एक बाल्टी यहाँ पे है ना भर रही होगी। अभी यहाँ पे आएगा ना तो ये बाल्टी इधर पे भर जाएगी, है ना। अब ये बाल्टी भर गई तो ये ऊपर आएगी, और ये ऊपर आई तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वापस से ये देखो पानी गिर रहा है, ये पानी गिर गया और ये यहाँ पे निकल गया, ये पानी यहाँ से गया। अब ये जब बाल्टी खाली हो जाएगी तो वो वापस क्या होगी, वो बाल्टी नीचे की ओर वापस जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या कहते हैं चेन पंप चलता है, ठीक है। और चेन पंप के बाद में हम लोग उसके बाद में आते हैं देखली
डेखली सिस्टम में क्या होता है कि एक समझ लो ये पत्थर बांधा है, ये पत्थर के बाद में नीचे की साइड पे ये पत्थर है, बहुत हैवी है, ठीक है। अब ये इधर से वैसे वो नीचे जाएगा और पानी आ गया। ये लोग क्या सिंपली बता रहे थे, कंफ्यूज कर रहे होंगे आपको कि भाई इसको ऊपर से अब यहाँ समझ लो कि मैंने यहाँ पे बल लगाया तो ये नीचे की ओर गया, पानी भर गया। अब है ना ऑटोमेटिकली इसकी वजन की वजह से ये पुली बैलेंस हो जाती है और ये ऊपर को आ जाएगा। तो ये जैसे ऊपर को आएगा तो ये बंदा ये पानी लेगा और इसको यहाँ से गिरा देगा और वो अपने आप इरीगेट हो जाएगा हर एक जगह पे। तो ये डेखली सिस्टम है। उसके बाद में आते हैं राहत सिस्टम में। राहत सिस्टम के अंदर क्या होता है, पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे पंप होते हैं जो वो यूज़ होते हैं लिफ्टिंग वाटर, पानी को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डीजल, ब्लॉकेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दिस पम्प्स। इसमें पम्प्स भी यूज़ करते हैं लिफ्टिंग करने के लिए वाटर को, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। तो हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं उसमें। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे कि भाई मॉडर्न मेथड्स कौन कौन सी है। तो मॉडर्न मेथड के अंदर आते हैं तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, द सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव रोटेटिंग, परपेंडिकुलर पाइप लगा दी जाती हैं। देखो ध्यान से, ये है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊँ क्या होता है, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये जो पाइप्स लगी हुई हैं यहाँ से समझ लो कि यहाँ से पानी आया, ये पाइप्स में जाके जुड़ गया यहाँ पे। अब ये पाइप से पानी यहाँ जा रहा है। अब जो इधर पे पाइप्स हैं तो ये ऊपर की साइड है। अब ऊपर की साइड है तो समझ लो यहाँ पे हमने वो जो लगाया है तो यहाँ से फुहारे छूटते हैं टाइमिंगली, यहाँ पे फुहारे छूटते हैं टाइमिंगली। यानी ये जो पोर्शन है वो रोटेटिंग होता है, जैसे फ़ैन होता है ना वो ऐसे ऐसे रोटेट करता जाता है। तो रोटेट करता है तो क्या होता है कि भाई हर एक जगह पे पानी ढंग से पहुंच जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी ये हो गया हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि भाई क्रॉप्स प्रॉपरली हर जगह पे पानी पहुँचे तो इसके लिए अपने स्विंग की तरह वो स्विंग करते रहता है और पानी पहुँच जाता है वहाँ पे, ठीक है। वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर। यानी जो मेन पाइप है वो बहुत ही प्रेशर से, यानी यहाँ पे पंप लगा हुआ है, ये जो पंप है ध्यान दो, वहाँ से प्रेशर में पानी को छोड़ा जाता है ज़ोर से। तो उससे क्या होता है कि at regular interval when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump it escapes from the rotating nozzle। वो rotating nozzle से escape करता है, it gets sprinkle on the crops and it is raining और रेन हो जैसे बारिश होती है उस तरीके से होता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स। लॉन के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रासेस जहाँ उगती है, कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए अच्छा होता है एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। यानी कहीं देखोगे कि आप जैसे फुटबॉल की फील्ड होती है तो फुटबॉल की फील्ड के अंदर हमने ग्रास उगाते हुए देखा होगा, तो वहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं। और ऑटोमेटिकली अब तो इतना एडवांस हो गया है कि सिर्फ हमको एक बटन दबाना रहता है और जैसे वो एक बटन दबता है तो नॉर्मली क्या कहते हैं कि भाई ऑटोमेटिकली पाइप्स ऊपर आ गई, सब जगह पाइप में से ड्रिप यानी स्प्रिंकलर आ गया और स्प्रिंकलर ने सब जगह पानी डाल दिया। उसी तरीके से आते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप्स बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। रूट्स के पास डायरेक्टली ड्रॉप होता है पानी। इस तरीके से उस टेक्निक को यूज़ में लाया गया है। तो वो टेक्निक की फ़ोटो मैं आपको बाद में भेज दूंगा। द वाटर फॉल्स ड्रॉप्स बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो उसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ड्रिप बाय ड्रिप एक छोटा सा काना कर दिया है, पानी उसमें भर दिया है तो सीधे से पानी में वो ऐसे ऑटोमेटिकली ड्रॉप बाय ड्रॉप जाते रहेगा, जाते जाएगा। सो इन द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, वो किस चीज़ के लिए होता है? फ्रूट्स के लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है, वाटर के लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है। फ्रूट्स में प्लांट्स आ गया, गार्डन आ गया, ट्रीज़ आ गया, तो ये सब में हम ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं।
एंड वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और इसमें पानी कभी भी वेस्ट होता नहीं है. इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर. ये बून यानी क्या है? बून का मतलब कि ये एक आशीर्वाद है, कह सकते हैं हम. किसके लिए आशीर्वाद? यानी कि हम कहते हैं ना कि भगवान ने प्रसन्न हो गए, तो इसी तरीके से भाई वाटर उनके लिए बहुत ही इसेंशियल होता है. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रिज्यूम करेंगे अगली बार फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ द वीड्स. टिल देन हैव अ नाइस डे. बाय बाय.